नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नागर एक बार फिर से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं। अगला जो चैप्टर हम लोगों का आने वाला है वो आने वाला है नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो किस किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करते हैं और कहीं ना कहीं उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, नाम कैसे बताया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है, द हेट्रो एटम इन पाइरिडीन। पाइरिडीन के अंदर हेट्रो एटम कौन सा होता है? तो सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि हेट्रो एटम क्या होता है। ठीक, तो ये हेट्रो एटम जो है ये किसके अंदर होता है? ये कहीं ना कहीं साइक्लिक एटम के अंदर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कि कंपाउंड जो है एक साइक्लिक होता है और एक असाइक्लिक होता है। यदि मैं साइक्लिक की बात करूं तो मेरे पास जो है साइक्लिक कंपाउंड जो है टू टाइप के होते हैं। ठीक, एक होता है मेरे पास होमोसाइक्लिक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समचक्री। और सेकंड जो होता है वो होता है हेट्रोसाइक्लिक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय बोलते हैं। ठीक, होमोसाइक्लिक किसे बोला जाता है कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड दिया गया है और इस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर सारे ही एटम कैसे हैं, सेम टाइप के हैं। ठीक है, सारे एटम कैसे हैं, सेम टाइप के हैं। एक ही प्रकार के परमाणु यदि साइकिल के अंदर मतलब चक्र के अंदर उपस्थित है तो उसे क्या बोला जाएगा, होमोसाइक्लिक मतलब समचक्रीय बोला जाएगा। अब हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि यदि मान लो मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड बनाया है, साइक्लिक कंपाउंड बनाया इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ मैंने एक एटम कोई दूसरा लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक या फिर विषम चक्रीय कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो हेट्रो एटम है ये कौन कौन से हो सकते हैं, बोले ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस टाइप के एटम ये हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ हमको बोला है कि पाइरिडीन में हेट्रो एटम कौन सा होता है, इनको ही हमने हेट्रो एटम बोला है, मतलब विषम परमाणु बोला है। अब पाइरिडीन का स्ट्रक्चर हमको याद होना चाहिए, तो पाइरिडीन का स्ट्रक्चर होता है मेरे पास, ये मैंने यहाँ बनाया है पाइरिडीन, है ना। पाइरिडीन का स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से बनाया है, ये मैंने यहाँ पर पाइरिडीन बनाया है और इस तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजन लगाया है। ठीक है, यहाँ पर वैलेंसी यदि हम लोग देखें तो ये यहाँ पे इस तरीके से होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हम बोलेंगे हाइड्रोजन नहीं लगेगा, है ना, ये ध्यान रखना है, वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास पाइरिडीन। ठीक है, ये पाइरिडीन का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे एक लोन पेयर भी इसके पास होता है। तो यहाँ पर हेट्रो एटम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। हेट्रो एटम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, मतलब हम लोगों का आंसर क्या आने वाला है, नाइट्रोजन। ठीक है, इतनी बात हमको क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है उसको देखेंगे ध्यान से। द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3CH2COOH, हमको इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाउंड जो हमको दिया गया है CH3 CH2 और फिर यहाँ पर COOH दिया गया है। जहां पर ये ग्रुप आता है, ये समूह आता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए कहीं ना कहीं आईयूपीएसी में हम लोग बोलते हैं, एक सिंपल जनरल फॉर्मूला लिखा मैंने, एल्केनोइक, है ना, एल्केनोइक एसिड उसे बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आईयूपीएसी के अंदर सबसे पहले हम लोग पेरेंट कार्बन चेन मतलब सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होता है। उसके बाद जो है पेरेंट कार्बन चेन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग के करने के लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, उन रूल्स के बेस पर ही हम लोग नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमको क्या करना है, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो हमने ये सिलेक्शन किया है, सबसे ज्यादा लंबी चेन जो है ये होने वाली है। ठीक, और फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी उसके अंदर इंक्लूड करना है और सबसे पहला नंबर उसे ही देना है। तो ये 1 और ये 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक, तो ये जो एल्क होता है, इस एल्क का मतलब ये होता है कि जो पेरेंट कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है। यदि एक कार्बन है तो मेथ बोला जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ बोला जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप बोला जाएगा, 4 है तो ब्यूट बोला जाएगा। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो कितने कार्बन है, बोले 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बोले प्रोप लिखेंगे। सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से एन, इन और आइन लगाया जाता है। तो यहाँ देखो सब जगह कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एन बोलने वाले हैं। ठीक,
इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। आंसर क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको नोमेनक्लेचर करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है उसकी बात करें तो देखेंगे ध्यान से सभी। हमको दिया गया है इन द हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन दिया गया है। मैं यहाँ पर उस हाइड्रोकार्बन को बना रहा हूँ। बोले CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर ये CH लिखा गया, फिर CH2 लिखा गया, फिर C ट्रिपल बॉन्ड और फिर CH लिखा गया। यहाँ हमको बोला गया है कि 135 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करना पड़ेगी। ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन हो गई, मतलब सबसे लंबी चेन श्रृंखला हो गई। ठीक, नंबरिंग किस ओर से करेंगे कि जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। मल्टीपल बॉन्ड मतलब बहुबंध होते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को ही लिया जाता है। ठीक, तो इधर से यदि मैं चलता हूं तो मुझे 1 नंबर लगता है, उधर से चलता हूं तो मुझे 2 नंबर लगता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है और यहाँ पर 1 नंबर मिल रहा है। यदि दोनों की पोजिशन नंबर सेम होती तो फिर प्रायोरिटी किसे दी जाती, डबल बॉन्ड को दी जाती है। उसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो मैंने नंबरिंग की तो ये 1 हो गया। ठीक है, ये 1 नंबर इसे दिया जाएगा, 1 के बाद ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ हमको ध्यान रखना है कि यदि मेरे पास सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, संकरण क्या होगा, sp3 होगा। यदि मान लो मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन है, मतलब द्विबंधित कार्बन है, तो sp2 संकरण होगा। यदि मेरे पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है मतलब त्रिबंधित कार्बन है, तो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होगा, sp। यदि मेरे पास ऐसा कोई कार्बन है जिसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो उस कार्बन का संकरण या हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ठीक है, इतनी चीजें हमको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो उस केस में बोलेंगे ये क्या होने वाला है, sp होने वाला है। उसके बाद 3 नंबर का कार्बन बोला गया है तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या होने वाला है, sp3 होने वाला है। उसके बाद 5 नंबर का कार्बन बोला गया है, सिंगल डबल दोनों है, तो प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी डबल बॉन्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, sp2। ठीक, तो sp sp3 sp2 मतलब ये a वाला आंसर हम लोगों का हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो यहाँ पे हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है और यहाँ पे हमको इसका IUPAC नेम बताना है। ठीक है, अब ऐसे कंपाउंड के लिए IUPAC नेम जो है 2 तरीके से किया जाता है, लेकिन यदि 3 फंक्शनल ग्रुप ऐसे आए हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है और उस केस में हमको 2 तरीके से नोमेनक्लेचर करना रहता है। लेकिन जो अभी जो स्पेशल नेमिंग चल रही है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि मैं इस कार्बन को इंक्लूड करता हूं तो मैं किसी भी 2 फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही इंक्लूड कर पाऊंगा, इसको इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो एक छूट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ही इंक्लूड नहीं करेंगे, तीनों को ही चेन से बाहर रखेंगे। बचे हुए कार्बन को जो है पेरेंट कार्बन चेन के अंदर हमको इंक्लूड कर देना है। ठीक है, और तीनों क्रियात्मक समूह मतलब तीनों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। जब इस क्रियात्मक समूह के फंक्शनल ग्रुप को हम लोग पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होने वाला है, उसका सफिक्स जो है वो चेंज हो जाता है। यदि कार्बन को इंक्लूड किया जाता है तो सफिक्स हम लोग लगाते हैं ओइक एसिड, लेकिन यदि हम लोग कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं तो हम लोग लगाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हमने इंक्लूड नहीं किया तो उस केस में ये हमारी साइड चेन हो गई। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स अलग होता है और सफिक्स अलग होता है। ठीक है, हम लोगों ने एक प्रायोरिटी टेबल भी बनाई थी। जो ऊपर आता है वही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, वही सबसे मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, उसी के बेस पर हमको नंबरिंग करना रहती है और कहीं ना कहीं उसी का हमको सफिक्स लिखना रहता है। उसके अलावा जितने भी लगे रहते हैं उन सबको हम लोग क्या मानते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, देखेंगे सभी ध्यान से। यहाँ पर यदि मैं नंबरिंग करूं तो नंबरिंग के लिए ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये
3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होने वाला है। 2 नंबर की पोजीशन पर इसका प्रीफिक्स लगाएंगे, वो क्या होने वाला है, हाइड्रोक्सी होने वाला है। तो 2 हाइड्रोक्सी एक तो इसमें है और एक इसमें है। ठीक है, उसके बाद पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन, बोले 3 कार्बन है, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, उसके बाद जो है 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और 1 2 3 ट्राईओइक एसिड। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमने क्या बोला, प्रोपेन बोला है, तो हमने इस कार्बन को इंक्लूड किया है। यदि इस कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है तो उस केस में हम लोग सफिक्स क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पे है, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये ओइक एसिड कब लगाना है, जब हम लोग इन कार्बन को इंक्लूड करेंगे। ठीक है क्या, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, जिसको हम लोग दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है उसकी बात यदि हम लोग करें तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 का IUPAC नेम हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा, बोले CH ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH2 लिखा, फिर CH2 लिखा, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा। ठीक है, सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। नंबरिंग किधर से करें, इधर से भी एक नंबर मिल रहा है, इधर से भी एक नंबर मिल रहा है, दोनों पास में पोजीशन नंबर बिल्कुल सेम है, स्थिति बिल्कुल की दोनों की कैसी है, सेम है। तो अब यहाँ पर प्रायोरिटी तो दी जाएगी किसे दी जाएगी, वो दी जाएगी इन, है ना, क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, मतलब वर्णमाला के क्रम में पहले ई आता है, उसके बाद वाई आता है, और इन मतलब डबल बॉन्ड होता है, और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है। मतलब नंबरिंग जो है हमको इधर से करना है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, ऐसे होने वाला है। अब चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हमको क्या लिखना है, साइड चेन। साइड चेन किसी भी इसमें एक भी नहीं है, नहीं लिखेंगे। वर्ड रूट की बात करें तो कितने कार्बन है, बोले 6, तो ये हेक्स लिखा मैंने। ठीक है, हेक्स के बाद क्या लिखने वाले हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1, तो ये इन लिखा मैंने। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखने वाला हूँ, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 5, तो ये 5 आइन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नाम होने वाला है। मतलब ये नाम हमको कहाँ मिल रहा है, बोले डी ऑप्शन के अंदर मिल रहा है, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमको क्लियर होती होगी। फिर हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है वो क्वेश्चन दिया गया है टर्शियरी एमीन। ठीक है, एमीन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी होता है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, तृतीयक एमीन मतलब एमीन का नोमेनक्लेचर कुछ अलग तरीके से किया जाता है कि नाइट्रोजन से जो है कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसी के बेस पर उसकी डिग्री बताई जाती है। यदि एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो उसे हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमीन, यदि 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो उसे बोलेंगे 2 डिग्री, और यदि 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमको यहाँ पर क्लियर है। अब यदि मैं बात करूं इसके नोमेनक्लेचर की, तो हमको ध्यान रखना है कि मेरे पास जो दिया गया है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसे, ये CH2 लिखा है और ये CH3 लिखा है। जिस एल्काइल ग्रुप में जितने ज्यादा कार्बन होंगे या ज्यादा कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप को पेरेंट कार्बन चेन मानना है, और बाकी को क्या मानना है, साइड चेन मान लेना है। ठीक है, ठीक, तो ये हमारे पास जो है पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। ठीक है, इसको IUPAC में क्या बोला जाता है, एल्केनामाइन बोला जाता है। सिंगल बॉन्ड के हिसाब से मैंने ये लिखा है, एल्केनामाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एल्केनामाइन, है ना, क्या बोला जाता है, एल्केनामाइन बोला जाता है। ठीक, ये लिखा है एल्केनामाइन। ठीक, अब नाम देखो, ये एन और ये एन, ठीक है, दोनों मिथाइल सेम है, तो एन एन डाई मिथाइल बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद एल्केनामाइन, एल का मतलब पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, बोले 2, तो क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, और एमाइन तो हमको लगा ही देना है। ठीक है, तो एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइन हो जाएगा, तो एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइन जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बिल्कुल हमको विशेष ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप अलग होते तो फिर इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखे जाते हैं ना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर मतलब वर्णमाला के क्रम में इनको लिखा जाता।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें। क्वेश्चन दिया है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, आईयूपीएसी नेम हमको इसका बताना है। सबसे पहले मैं इस कंपाउंड को बड़ा अच्छे से ओपन स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ CH3 दिया होगा। ठीक है, तो ये मैंने CH3 बना दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कार्बन CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH दिया है। ठीक, ये बनाने के बाद फिर ये बनाऊंगा, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर CH दिया गया है और यहाँ पर CH3 दिया गया है और फिर यहाँ पर CHO दिया गया है। ये सबसे लास्ट में जो दिया है ये CHO ग्रुप ही होता है। ठीक, चलो अब सबसे पहले हमको क्या करना है, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी हम लोगों की, इसमें कोई भी डाउट हमको नहीं होना चाहिए। ये पेरेंट कार्बन चेन हो गई, ये साइड चेन हो गई। अब क्रियात्मक समूह इसमें कौन कौन से हैं, एक हमारे पास कीटोनिक ग्रुप दिया गया है, एक कीटोनिक ग्रुप है और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक एल्डिहाइड हमको दिया गया है। अब जो प्रायोरिटी टेबल है, जो प्रायिकता की हमने एक टेबल बनाई थी, उसमें जो ऊपर आता है वो कहीं ना कहीं मेन फंक्शनल ग्रुप होता है और उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमको नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण करना रहता है। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है उस टेबल में ऊपर आता है, मतलब इसका सफिक्स लगाना है, इसका प्रीफिक्स लगाना है। अब कीटोनिक ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है, कीटो होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, नंबरिंग करने वाले। चलो नंबरिंग कर देते हैं। सबसे एक नंबर इसी को देना पड़ेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मिथाइल, M से स्टार्ट होगा, और ये होगा कीटो मतलब K से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहले क्या आता है, बोले पहले के आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, मतलब वर्णमाला के क्रम में। चलो तो सबसे पहले क्या लिखूं मैं, 3 कीटो, तो मैंने लिखा 3 कीटो। ठीक है, 3 कीटो के बाद क्या लिखूंगा, 2 मिथाइल, क्या लिखूंगा 2 मिथाइल। अब पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन, ये प्रीफिक्स लिख दिया हमने, है ना। अब पेरेंट कार्बन चेन मतलब जो सबसे लंबी चेन की श्रृंखला का जो हमने चयन किया है उसमें कितने कार्बन, बोले 6, तो मैं लिखूंगा हेक्स। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड है तो मैं एन नहीं लिख के क्या लिखूंगा, इन लिखूंगा विद डबल बॉन्ड की पोजीशन, है ना। तो यहाँ पर 4 इन लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखूंगा, सफिक्स क्या लिखूंगा, अल, एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ये नाम कहाँ है, 3 कीटो यहाँ भी है, 3 कीटो यहाँ भी है, दो जगह 3 कीटो है। ठीक, 2 मिथाइल कहाँ है, 2 मिथाइल यहाँ भी है, 2 मिथाइल यहाँ भी है। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ 4 इनल है और यहाँ 5 इनल है, तो हमारे लिए सही कौन सा है, 4 इनल वाला, मतलब ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक चीजें हमको क्लियर हो गई होगी, ये वाला क्वेश्चन भी हमको क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो हमको दिया गया है मॉलिक्यूल, इसका आईयूपीएसी नाम बताने के लिए सबसे पहले इसको पहचानो कि ये इसके अंदर जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर जो है ये कार्बन दिया है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन और यहाँ पर R जुड़ा हुआ है, मतलब ये ईस्टर है, इतना हम लोग समझ सकते हैं देख के। ठीक है, ईस्टर ग्रुप हमको दिया है, तो यहाँ पर ईस्टर के अंदर जो है ईस्टर का जो आईयूपीएसी नेम होता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर देखेंगे ध्यान से। इसे जो है एल्काइल एल्केनोइड बोला जाता है, एल्काइल एल्क के नोइट, है ना। ये एल्क पेरेंट कार्बन चेन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड के हिसाब से, ओएड जो है इसका सफिक्स लिखा मैंने, और ये एल्काइल कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो सबसे पहले जो है उसे ही लिखा जाता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा है वो कौन सा है, बोले इथाइल। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमको पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, तो ये पेरेंट कार्बन चेन हो गई हम लोगों की। ठीक है, यहाँ पर ये साइड चेन हो गई है। ठीक है, ये साइड चेन हो गई, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। तो पहले तो इसी लिखेंगे इथाइल, उसके बाद इस साइड चेन को लिखेंगे, पर नंबरिंग करेंगे 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो 2 मिथाइल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल हो गया। ठीक, अब कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे और फिर OH लगा देंगे सफिक्स। अब देखो ध्यान से, इथाइल टू मिथाइल, इथाइल टू मिथाइल प्रोपेनोइट। ठीक है, ऐसा कहीं ऑप्शन है नहीं, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम देखो। ठीक है, चलिए तो यहां तक चीजें फिर हमको क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 ब्यूटीन 3 आयन सिग्मा और पाई बॉन्ड हमको बताना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर मतलब संरचना बनाते आना चाहिए। तो यहां देखो 1 ब्यूटीन 3 आयन बोला गया है। ठीक है, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन हमको बना देना है बिना
कुछ सोचे समझे, नंबरिंग भी बिना सोचे समझे कहीं से भी स्टार्ट कर दो, 1 2 3 और ये 4, कोने से ही करना है, ऐसा नहीं कि 20 से हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद जो है हमको क्या करना है, पोजीशन के साथ में डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। 1 नंबर की पोजीशन किसकी है, डबल बॉन्ड की, तो ये 1 नंबर पे लगा दिया। 3 नंबर की पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड, ये लगा दिया। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी, सॉरी कार्बन की वैलेंसी बाय हाइड्रोजन कंप्लीट कर देना है, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ठीक। अब यहाँ पर जो है जहां सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा, जहां डबल है वहां सिग्मा और एक पाई, ठीक है, सिग्मा और ये पाई, फिर सिग्मा सिग्मा, जहां ट्रिपल वहां सिग्मा और 2 पाई, और फिर ये हो जाएगा सिग्मा। चलो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा हो गए, पाई कितने, 1 2 3 पाई हो गए। आंसर देख लो, 7 सिग्मा 3 पाई, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक चीजें हमको और क्लियर हो गई होगी, ठीक। सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रेजोनेंस टेक्स प्लेस। रेजोनेंस के अंदर क्या होता है कि रेजोनेंस के अंदर पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन होता है। जैसे मेरे पास ये बेंजीन है ना, बेंजीन के अंदर जो है अल्टरनेट पोजीशन पे कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ शिफ्ट होता है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड से इनका क्या होता है, रोटेशन होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है, जिसको हम लोग कंजुगेशन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। मतलब रेजोनेंस के अंदर जो है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब विस्थानीकरण होता है, पाई 1 जो है वो बार बार विस्थापित होता रहता है लगातार, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। यदि इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्रेरणिक प्रभाव पूछता तो हम लोग बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है, विस्थानीकरण होता है, ठीक है। तो यहां तक चीजें हमको क्लियर है। अगला क्वेश्चन यदि हम लोग देखें है ना, तो अगला क्वेश्चन कौन सा आया है, कंपाउंड विच कंटेन मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन अमंग द फॉलोइंग। हमारे पास 3 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, एक होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन, एक होता है 2 डिग्री हाइड्रोजन, एक होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये 1 2 3 डिग्री हाइड्रोजन को कैसे पहचाना जाता है कि हम लोग पहचान सकते हैं कार्बन को, कार्बन की डिग्री हम लोग बता सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन किसे बोला जाएगा, जिससे केवल एक कार्बन जुड़ा है, ठीक। और 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वही 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। 2 डिग्री कार्बन को कैसे पहचानेंगे कि ऐसा कार्बन जिससे 2 अलग दूसरे कार्बन जुड़े हुए हैं, उसे 2 डिग्री हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन बोलेंगे। और 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। 3 डिग्री कार्बन किसे बोला जाएगा, जिससे 3 कार्बन जुड़े होंगे उसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होगा वही क्या होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर यदि हम लोग देखें, क्रियाशीलता का क्रम देखें, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो कि ये वाला जो हाइड्रोजन है यही 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो यही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें हमको क्लियर हो गई होगी और कोई इसमें इतनी कठिन चीजें नहीं है, ठीक है। तो यहां तक बातें हमको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए जो है इतना ही काफी है, ठीक है। थैंक यू सभी को।